जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर 69। और आज के लेक्चर में हम होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नया चैप्टर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम अभी स्टार्ट नहीं करें, वो हम ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट, वरना ईद की छुट्टियों में जो कंसेप्ट बिल्ड किए हैं वो आपने भूल जाने हैं। ऐसे ही होगा। अगर ये भूल जाएंगे तो उसका मतलब है रिस्क है कि प्रीवियस चैप्टर्स भी भूल जाएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं 8-10। क्यों? अगर एक चैप्टर भूल सकते हैं तो बाकी, अच्छा नया ताज़ा पढ़ा कंसेप्ट भूल सकते हैं, वो भी आपने कहा सर भूल जाएंगे इसलिए ना पढ़ाएं। तो प्रीवियस वाले चैप्टर्स नहीं भूलेंगे जो पहले पढ़े हुए हैं, वो तो ज़्यादा रिस्क है भूलने का। लेकिन इसी का एक इलाज भी है, क्या? होम असाइनमेंट। शाबाश, समझ गए, समझदार हो गए हैं। होम असाइनमेंट अगर आप देखें तो इसमें हमने कोशिश की है प्रीवियस जितने भी कंसेप्ट, ये खसूसी होम असाइनमेंट है, इसमें प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अहम क्वेश्चन जो कि आपके उस चैप्टर के कंसेप्ट्स को रिवाइज कर दें, उनको हमने सेलेक्ट करके होम असाइनमेंट के तौर पे दे दिया है। तो आपने अगर देखिए, एक होती है रिवीजन जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक है रिवीजन जब 60-70% के करीब सिलेबस कंप्लीट, जब 60-70 के करीब सिलेबस कंप्लीट हो उस वक्त भी रिवीजन करनी चाहिए कि नहीं, कि 100% ही बस। ये इंशाल्लाह असाइनमेंट वो है जो आपके रिवीजन करवाएगी इन सारे चैप्टर्स की जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। लेकिन इसको करने का असूल क्या है, याद रखे, ये ऐसा नहीं करना पूरा एक दिन लॉ को, पूरा एक दिन अकाउंटिंग को, ऐसे नहीं करना पूरा एक दिन ऐसे रिवीजन नहीं होगी। आपने हर रोज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और जब बिजनेस लॉ पढ़ना है आपने डेली बेसिस पे जो भी टाइम एलोकेट किया होगा, तो ऐसा नहीं करना कि एक दिन में 2 चैप्टर पूरे खड़गा दी, ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने कोशिश करनी है हर रोज हर चैप्टर का सिर्फ एक क्वेश्चन करें। हाँ, एक दिन में 3 चैप्टर, फिर अगले दिन 3 चैप्टर। इससे ज़्यादा बेहतर है कि पहले दिन भी हर चैप्टर का एक क्वेश्चन किया जाए और दूसरे दिन भी हर चैप्टर का एक क्वेश्चन किया जाए। इसमें हिकमत है। क्या हिकमत है भला? कि आपके एक ही, शाबाश, रोज सारे चैप्टर्स, मैक्सिमम चैप्टर्स रिवाइज होते जाएंगे और एक ही सिटिंग के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि जब एग्जाम में भी 3 घंटे का पेपर देने के लिए बैठेंगे ना आप, तो एक ही सिटिंग के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स प्रैक्टिस हो रहे होंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए। रिवीजन का असूल क्या है? रिवीजन का असूल है एक सिटिंग में एक चैप्टर नहीं, एक सिटिंग में मल्टीपल चैप्टर्स की रिवीजन करनी चाहिए। एक सिटिंग में मल्टीपल चैप्टर्स की रिवीजन कर, इसकी आदत डालनी चाहिए। इसीलिए बेहतर है कि बजाय ये कि एक ही दिन बैठ के सारे क्वेश्चन कर लिए जाए, इससे ज़्यादा बेहतर क्या है, हर रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन किए जाए। ये मैं असाइनमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आपने असाइनमेंट करनी है ऐसे। और जर्नल भी यही है, जर्नल भी यही है कि जब कभी आप रिवीजन करने के लिए बैठें तो बजाय, क्योंकि स्टूडेंट बाजू का जब बाहरी महीना होता है ना, तो रिवीजन का असूल ये बनाते हैं कि सर एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट सारा पढ़ा देंगे, दूसरे हफ्ते में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे हफ्ते में तीसरा सब्जेक्ट। मेरे ख्याल, मेरा पर्सनल ओपिनियन, वैसे तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट स्ट्रेटजी वेरी करती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप डेली तीनों सब्जेक्ट्स जो आपने आउट किए हुए हैं उनकी रिवीजन करें, ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी बहरहाल हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अगर इससे आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है और आप पास में उसके ऊपर कामयाबी से अमल करते रहे हैं तो उसके मुताबिक चलें, कोई हर्ज नहीं। टॉपिक हमारा चल रहा है पार्टनरशिप, और जो क्वेश्चंस हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके पार्टनरशिप की केस स्टडी की ग्रिप को ये इंशाल्लाह मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे अगर आप अटेंटिवली आज की इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इजाज़त है जी, करें स्टार्ट। चलिए, वॉल्यूम 2 चैप्टर 12, बड़ी सी केस स्टडी आ गई। सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट को पढ़ना चाहिए। अभी तो आपको फौरन पता चल गया ना, ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 12, उसी का क्वेश्चन होगा, या जाहिर है जो करंट टॉपिक चल रहा है उसी की डिस्कशन होनी है। और लेकिन एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा। एग्जाम में कैसे पता चलेगा? रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट लिखी नहीं हुई, सिर्फ उसने कैसे, तो फिर रिक्वायरमेंट ऊपर लिखी होगी। जब रिक्वायरमेंट नीचे नहीं लिखी होती तो ऊपर होती है ना रिक्वायरमेंट। 29 जून 2021 नुमान सलीम अहमद एंड सना entered into a partnership for carrying on business of manufacturing and export of denim fabrics under the name and style of Damask Traders। इसमें सबसे अहम अल्फाज कौन से हैं? एक पार्टनरशिप, जिससे हमें यह पता चला ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन करें। दूसरा सबसे अहम लफ्ज है डेनिम फैब्रिक। डेनिम अल्लाह जाने क्या होता है, डेनिम क्या होता है? कोई फैब्रिक की टाइप होती होगी, फैब्रिक मुझे पता है क्या, डेनिम फैब्रिक उसी टाइप। फैब्रिक क्या होता है? कपड़ा।
डेनिम फैब्रिक उस कपड़े की कोई टाइप होगी। फैब्रिक को अंडरलाइन कर लीजिए, ये हमें उसने क्या बताया है? नहीं, क्या पार्टनरशिप में नेचर ऑफ बिजनेस रेलिवेंट होती है? बिल्कुल होते हैं। At the time of commencement of partnership, Numan disclosed to other partners his interest in family business of export of velvet fabric. नुमान का एक फैमिली बिजनेस भी है, वो एक और बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, लेकिन वो बिजनेस कौन सा है? वेलवेट फैब्रिक। वो भी फैब्रिक है, वेलवेट फैब्रिक है, यानी कंपीटिंग बिजनेस है कि नहीं? अच्छा, कंपीटिंग बिजनेस नहीं है, वो भी फैब्रिक है, वो भी फैब्रिक नहीं, क्या सिमिलर बिजनेस नहीं है? वो डेनिम फैब्रिक है ये। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कोका कोला और पेप्सी भी आपस में कंपीटिंग बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो कोका कोला और वो पेप्सी है। ऐसा ही नहीं है, ऐसे नहीं है, ब्रांड डिफरेंट है। तो ये फैब्रिक आपको कंपीटिंग बिजनेस नहीं लग रहा? कंपीटिंग है। कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में ये वेलवेट फैब्रिक और डेनिम फैब्रिक कंपीटिंग बिजनेस है, और कितनों के ख्याल में कंपीटिंग नहीं है? एक के ख्याल में कंपीटिंग नहीं है। देखिए, मेन इंडस्ट्री तो एक ही है ना, ठीक है। अगर फर्ज कीजिए गरीब वाले 1.5 टन का एसी लगा रहे हैं और हायर वाले वो कह रहे हैं 1 टन का एसी, कंपीटिंग बिजनेस है कि नहीं? हालांकि टाइप डिफरेंट है। या गरीब वाले कह रहे हैं जी इन्वर्टर, और जो डॉलर्स वाले कह रहे हैं कि रेगुलर एसी बेचते हैं हम, वो कन्वर्टर बेचते हैं, इन्वर्टर एसी बेचते हैं गरीब, और जो डॉलर्स वाले हैं वो रेगुलर एसी। कंपीटिंग बिजनेस है कि नहीं? टाइप तो डिफरेंट है, लेकिन एक को दूसरी जगह पे यूज किया जा सकता है। हैं तो दोनों फैब्रिक से रिलेटेड ना, फैब्रिक से रिलेटेड, तो ये कंपीटिंग बिजनेस है। अच्छा, एक और केस स्टडी आगे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी, ईद का मौका है। उनका जी एक पार्टनरशिप है कुछ पर्सन्स की, ब्राइडल क्या क्या ब्यूटी पार्लर है, और साथ ही नीचे मेहंदी की दुकान भी है। अब ये दोनों अलग बिजनेस है, क्या ये कंपीटिंग है? ये कंपीटिंग है, यानी कोई काम एक ही है, कोई ब्राइडल तैयार होने आया उसे कहे भाई मेहंदी लगाओ और निकलो, ऐसे ही होगा? नहीं, ये कंपीटिंग नहीं, रिलेटेड कह सकते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी शायद, अगर वो कंसेप्ट आपने पढ़ा हो ना तो यहीं पे हल हो जाएगा। एक होती है सब्स्टिट्यूट गुड, एक होती है कंप्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स एक दूसरे की कंपीटिंग बिजनेस होती हैं, कंप्लीमेंट्री नहीं। जो ब्राइडल फॉर एग्जांपल तैयार होने के लिए है वो साथ में मेहंदी भी लगवाएगी, ये कंप्लीमेंट्री है, ये कंपीटिंग बिजनेस नहीं है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये जो वेलवेट की एग्जांपल दे रहा है, डेनिम फैब्रिक और वेलवेट फैब्रिक, ये कंपीटिंग है कि नहीं? ये कंपीटिंग है। सेम आइटम या सिमिलर आइटम, सेम ना भी हो, सिमिलर मिलती जुलती हो, तो वो भी कंपीटिंग। फिर कह रहे हैं कि फैमिली, लेकिन उसने अहम चीज उसने डिस्क्लोज कर दिया था, तो बाकियों ने कोई एतराज किया नहीं किया, क्योंकि एतराज किया होता तो यहां पे बता देता। ड्यू टू हिज कनेक्शन विद फॉरेन बायर्स, नुमान ब्रॉट इन मैनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर डीटी। सलीम यानी डोमेस्टिक ट्रेडर्स, सलीम हैंडल्ड ऑपरेशंस एंड इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स टू कस्टमर। ये उसने पार्टनर्स बता दिया कि पार्टनर क्या कुछ कर रहे हैं। On 5 September 2022, a meeting was held to discuss the financial performance of DT for the year ended 30 June 2022. Following matters were discussed in the meeting. Being the consultant of DT, consider the following matters under the Partnership Act 1932. ये इन मैटर्स को कंसीडर कीजिए। अब आप कंसल्टेंट हैं, अब आप लॉयर हैं जी, मामलात आपके सामने रखे जाएं, मसले मसाइल रखे जाएं, हल कर लेंगे पक्का? चलिए जी, पहला मसला आ गया जी। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिटरमिन्ड आफ्टर अक्रूइंग सलीम सैलरी ऑफ 1 लाख। सलीम कोई भागदौड़ भी कर रहा था ना, ऊपर उसने बताया है कि सलीम टाइम में डिलीवरी सलीम ही था, कि सलीम को 1 लाख की सैलरी पर मंथ दी जाए फॉर रनिंग डीटीज ऑपरेशन, क्योंकि वो डीटी के ऑपरेशन रन कर रहा है। सलीम को 1 लाख पर मंथ सैलरी दी जाए। नुमान कहने लगा, नुमान फाउंड दिस अनजस्टिफाइड एंड डिमांडेड एन इक्विवेलेंट सैलरी फॉर हिज एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश डीटीज। नुमान ने कहा ऐसे ना करो, मुझे भी सैलरी दो, वो बिजनेस चला रहा है तो बिजनेस खड़ा किसने किया? मैंने। नुमान कह रहे हैं मेरे को भी सैलरी दो।
बताइए नुमान को सैलरी मिलनी चाहिए कि सलीम को? सलीम बिजनेस को रन कर रहा है, ऑपरेशन को। नुमान ऑपरेशन को रन नहीं कर रहा, लेकिन बिजनेस को सेटअप किया था। अब बताइए सैलरी किसको मिलनी चाहिए, किसका हक है? किसी का हक नहीं है अनलेस एग्रीड। यस, ना पैसे सलीम को सैलरी मिलेगी, अगर तो पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो जिस पार्टनर का लिखा हुआ है उसी को सैलरी मिलेगी, एग्रीड। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप में कुछ भी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, तो सैलरी किसको मिलेगी? किसी को भी नहीं। पार्टिसिपेट कर मेरा भाई, एक कहीं को चाय नहीं दी यार, ऐसे ना। ओके ओके सॉरी। तो पार्टिसिपेट करे मेरा भाई, तो किसको सैलरी मिलेगी? किसी को भी नहीं मिलेगी। शाबाश। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्री नहीं हुआ तो भाई ये क्लियर हो गया? सर हम यहाँ पे सर एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर, वो ये भी कहेंगे ना कि ये ड्यूटी होती है पार्टनर की कि वो पार्टनरशिप से कोई रेम्यूनरेशन ना ले। ये ड्यूटी होती है? नहीं, ये ड्यूटी पार्टनरशिप की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं। सिंपल कंसेप्ट है हमारा कि पार्टनर्स को सैलरी उस वक्त मिलेगी अगर एग्रीमेंट में लिखा हो, और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, ये वाली बात आती है ड्यूटी में ही है कि ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन, लेकिन बजाय ये कि बात को बढ़ाएं और ड्यूटी टू वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन को भी एक्सप्लेन करके फिर ये सैलरी की तरफ आएँ, आप डायरेक्ट सैलरी की डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर जी? आगे चलते हैं। 20% of export orders were combined orders for denim and velvet fabric, which were jointly fulfilled by DT and Numan's family business. Salim argued that 50% of the valued business profit should be paid to DT. सलीम कहने लगा कि भाईजान आप दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं। कौन दूसरा बिजनेस? ये नुमान चूंकि एक दूसरा बिजनेस भी कर रहा है, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हुए दूसरा कंपीटिंग बिजनेस भी कर रहा है, और ऑर्डर जॉइंटली डिलीवर किए जा रहे हैं, तो चूंकि पार्टनर एक कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, इसलिए उस बिजनेस का प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए। ये किसका पॉइंट है? सलीम का। यानी दोनों बिजनेस कंपीटिंग बिजनेस हैं, तो जनरल यही है कि अगर कोई पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ, हाँ, तो वो उसका प्रॉफिट का शेयर देगा। नॉर्मल रूल यही है, इसी रूल की बेस पे क्लेम कर रहा है, लेकिन इसमें अहम चीज क्या है? उसने डिस्क्लोज कर दिया। तो अगर क्या कोई पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज हो सकता है? नॉर्मली नहीं, लेकिन अगर एग्री कर लिया गया फिर हो सकता है। वो याद है ना, कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता अनलेस अलाउड, और अदर बिजनेसेस में एंगेज हो सकता है अनलेस प्रोहिबिटेड। ये असूल समझ में आया ना? बताया था ना, कंपीटिंग बिजनेस है तो क्या रूल है? क्या पार्टनर किसी दूसरे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, एंगेज हो सकता है? इट डिपेंड्स कि वो बिजनेस कंपीटिंग है कि नहीं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता, लेकिन अदर बिजनेस में हो सकता है। यहां पे नॉर्मल रूल के मुताबिक क्या होता कि कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें चूंकि उसने डिस्क्लोज कर दिया था, इसीलिए ये इसको इजाजत मिल गई। अब ये कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज हो सकता है। अगर किसी ने एतराज करना था तो उस वक्त एतराज करता जब इसने डिस्क्लोज किया था। क्लियर? तो पहले वाले पार्ट में कौन सा कंसेप्ट उसने टेस्ट किया? सैलरी वाला, और दूसरे पार्ट में कंपीटिंग बिजनेस वाला। तीसरा पार्ट देखते हैं ये किस कंसेप्ट को टेस्ट करता है। अहमद इन्फॉर्म दैट ही हैड पेड रुपीज 900,000 from his personal bank account to a supplier on 31 जनवरी 2022 due to non-availability of cash in DT's बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसने पर्सनल भेजा। ये इसका कैपिटल समझा जाए कि एडवांस या लोन टू फॉर्म समझा जाए? एडवांस, क्योंकि आरजी बेस पे है ना, परमानेंट थोड़ा ही है, तो ये एडवांस या लोन समझा जाए। कितना लोन दिया? 9 लाख। इसको अंडरलाइन करें। और कब दिया? 31 जनवरी को। ऑन 31 मई 2022 अमाउंट वाज पेड बैक टू अहमद।
He demanded rupees 27,000 as profit, which he would have earned if the funds were maintained in his bank account. Evaluate the validity of Emma's demand. वो कह रहा है मुझे 27,000 दो, क्या उसे 27,000 मिलेगा? क्या 27,000 मिलेगा उसको? उसको क्या मिलेगा? 27,000 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा फिर? जितना अरसा, अब अगर पार्टनरशिप में कुछ भी मेंशन ना हो, कोई पार्टनर लोन दे दे, एडवांस दे दे, क्या बदले में कुछ मिलता है उसको? क्या? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% या मार्केट 6%, और कितने अरसे के लिए वो? अब देखिए क्वेश्चन में चूंकि उसने डेट्स और अमाउंट दी हुई है, इसलिए हमारे ऊपर फर्ज हो जाता है कि हम उसे कैलकुलेशन करके दें, सिर्फ जनरल बात नहीं करनी। चूंकि उसने डेट्स और अमाउंट्स दी हुई हैं तो हमारे ऊपर क्या लाजिम हो जाता है, हमने उसे कैलकुलेशन कर। तो कैलकुलेट करके दिखाइए जरा कितना इंटरेस्ट बनता है। कैलकुलेटर है मेरे भाई के पास? कैलकुलेटर करके दिखाइए। $900,000 इंटू 6% इंटू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 मई, 4/12, 18,000। तो उसको 27,000 पे नहीं किया जाएगा, 18,000 पे किया जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन करके देख ले, मैच होती है तो फिर 18,000 अगर आपके कैलकुलेटर पे है तो आप सही ट्रैक पे हैं। चलिए नेक्स्ट भाई, क्लियर? अच्छा फिर से क्विक रिवीजन। पहले पार्ट में कौन सा कंसेप्ट उसने? सैलरी वाला, फिर कंपेटिंग, फिर इंटरेस्ट वाला। अब देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या पूछता है हमसे। ड्यूरिंग द मीटिंग नुमान स्टेटेड दैट सिंस ही हैड ब्रॉट मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स फॉर डीटी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैन नॉट यूज द ब्रांड डोमेस्टिक ट्रेडर्स इफ ही डिसाइड्स टू लीव द पार्टनरशिप। वो कह रहा है ये चूंकि ज्यादातर बिजनेस में मेरा खून पसीना लगा है, सारी भागदौड़ मेरी है, तो अगर कभी हम अलहदा होते हैं ना तो डोमेस्टिक ट्रेडर्स का नाम मेरे साथ जाएगा, बाकी पार्टनर कोई नहीं यूज करेगा इसको। क्या ये कहना इसका ठीक है? डोमेस्टिक ट्रेडर ये क्या, ये बेसिकली कंपनी की गुडविल है, ये कंपनी की गुडविल ही है ना। तो गुडविल के ऊपर जो पार्टनर सबसे ज्यादा काम करता है, जो पार्टनर बिजनेस को सेटअप करता है, जो पार्टनर बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, इनका राइट होता है ना गुडविल के ऊपर, सबका। ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, इसमें सबका राइट होगा, चाहे कोई काम करे या ना करे, चाहे कैपिटल लाए या ना लाए, चाहे एक्टिव हो चाहे स्लीपिंग हो, सब पार्टनर का राइट होगा। यस, सब पार्टनर का राइट होगा। शाबाश, क्लियर जी? तो फोर्थ कंसेप्ट किसके ऊपर बेस कर रहा है? गुडविल के ऊपर, गुडविल के ऊपर। कोई प्रॉब्लम इन चारों में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 5, ताहिरा, फरहाना एंड, सबसे पहले सॉरी क्या गलती की, रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अभी तो मुझे पता पार्टनरशिप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पता चलेगा रिक्वायरमेंट पर। अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 एक्सप्लेन वेदर ताहिरा एंड फरहाना आर जस्टिफाइड इन देयर डिमांड। पार्टनरशिप सबसे अहम लफ्ज रिक्वायरमेंट में क्या है? पार्टनर। इसको अंडरलाइन कर। मुझे ये तो पता चल गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन पार्टनरशिप में कौन सा टॉपिक है ये पता नहीं चला, क्योंकि उसने कहा कि फरहाना और उन्होंने कोई डिमांड किया, बताओ जस्टिफाइड है कि नहीं। तो ये डिमांड पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, डिमांड ऊपर है। शाबाश। तो इसलिए अब हमें एग्जैक्ट कंसेप्ट कौन सा इस क्वेश्चन में टेस्ट कर रहा है, इसके लिए क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। ताहिरा, फरहाना एंड सादिया आर पार्टनर्स इन ए ब्राइडल बुटीक वाली आगे केस स्टडी जिसकी बात हो रही थी, सिचुएटेड इन द लोकल मार्केट। सादिया आल्सो ओन्स ए ज्वेलरी शॉप इन द सेम मार्केट। सेम मार्केट में ज्वेलरी शॉप भी है। ब्राइडल बुटीक और ज्वेलरी शॉप कंपीटिंग बिजनेस है कि नॉट कंपीटिंग बिजनेस? रिलेटेड तो हैं, कंपीटिंग नहीं है, कंपीटिंग नहीं है कि ज्वेलरी उधर साथ ही मंगाई जाएगी। सादिया आल्सो ज्वेलरी शॉप इन द सेम मार्केट। द शॉप इज मैनेज्ड बाय हर ब्रदर वसी। इसका मतलब है उसका इंटरेस्ट आ गया, एक पार्टनर का इंटरेस्ट आ गया, एक पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होगी दूसरे बिजनेस में। क्या एक पार्टनर दूसरे बिजनेस में एंगेज हो गया?
क्या नहीं हुआ? पार्टनर दूसरे बिजनेस में एंगेज हो, क्या आप एक पार्टनरशिप में रहते हुए किसी दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं? इट डिपेंड्स। इसका जवाब है इट डिपेंड कि वो कंपेटिंग बिजनेस है कि नहीं। कंपेटिंग बिजनेस है तो नहीं हो सकते अनलेस अलाउड, और अगर कंपेटिंग बिजनेस नहीं है तो हो सकते हैं अनलेस प्रोहिबिटेड। तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा? अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड। के प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड, कौन सा? क्योंकि ये डिसिमिलर बिजनेस है। ताहिरा एंड फरहाना वर नॉट अवेयर ऑफ सादियाज इंटरेस्ट इन दी ज्वेलरी शॉप। तो बताइए क्या इसके लिए जरूरी था डिस्क्लोज करना? डिस्क्लोज करना तो जरूरी था सिर्फ जब सिमिलर बिजनेस हो, कंबाइनिंग बिजनेस हो। ठीक है, सादिया से इंटरेस्ट इन ज्वेलरी शॉप। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स फ्रॉम ब्राइडल बुटीक्स बाय ज्वेलरी सेट्स फ्रॉम सादिया शॉप। ज्यादातर वो सादिया की शॉप से ज्वेलरी खरीदते हैं, खरीद भी होगी। इन द ईयर सादिया अर्नड ए हेफ्टी प्रॉफिट और 10 मिलियन फ्रॉम ज्वेलरी, उसे 10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। अपॉन नोइंग द फैक्ट ऑफ सादियाज इंटरेस्ट इन द ज्वेलरी शॉप, बोथ ताहिरा एंड फरहाना डिमांडेड सादिया टू शेयर है प्रॉफिट इक्वली विद। उसने कहा हमारे साथ भी प्रॉफिट शेयर करो। ये क्या, तुम्हें पार्टनर रखा था और तुमने कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया, और हमारे कस्टमर चूंकि उधर आते हैं तो आप हमें प्रॉफिट दीजिए। क्या प्रॉफिट शेयर किया जाएगा? अगर ये सिमिलर बिजनेस होता ना, कोई और बुटीक होता, तो फिर 100% प्रॉफिट जो उसने दूसरे बिजनेस से कमाया पार्टनर ने वापस करना पड़ता। कब वापस करना पड़ता? डिसिमिलर बिजनेस। अगर सिमिलर बिजनेस होता, ये चूंकि डिसिमिलर बिजनेस है इसलिए ताहिरा और फरहाना की डिमांड जस्टिफाइड नहीं है। पार्टनर डिसिमिलर बिजनेस में एंगेज भी हो सकता है, प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। तो अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो जस्टिफाइड नहीं। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मना किया गया था कि पार्टनर कोई भी अदर बिजनेस नहीं कर सकता, डिसिमिलर बिजनेस भी नहीं कर सकता, उस सूरत में इनकी डिमांड जस्टिफाइड है। कुछ समझ आया? तो इस केस स्टडी में किस सिचुएशन में डिमांड जस्टिफाइड हो जाती? अगर सिमिलर बिजनेस तब, या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता कि कोई पार्टनर डिसिमिलर बिजनेस में नहीं कर सकता। दोनों सिचुएशन इफ करके दोनों सिचुएशन बता देनी चाहिए। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट तो डिमांड जस्टिफाइड नहीं है। अब प्रॉफिट उधर ही रहेगा क्योंकि पार्टनर डिसिमिलर बिजनेस कर सकता है। और इफ पार्टनरशिप बिजनेस स्टेट्स दैट पार्टनर प्रोहिबिटेड टू डू एनी बिजनेस, उस सूरत में फिर उसे प्रॉफिट पे करना पड़ेगा। हाँ, या प्रॉपर्टी यूज कर। अच्छा, ये क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन को एक और लीगल प्रोविजन के लिहाज से भी देखा जा सकता है। क्या ये जो कस्टमर आ रहे हैं इसमें फर्म के रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है? अब ये एडिशनल डिस्कशन है, इसका क्वेश्चन से हमें डायरेक्ट ताल्लुक कोई नहीं है। जैसे ये जो सादिया है, अगर ये बुटीक में आने वाले हर कस्टमर को अपना ये जो दूसरा है उसका ब्रोशर वगैरह उसका कार्ड दे और फिर कस्टमर उस वजह से उधर जा रहे हों, तो फिर सादिया पार्टनर ने फर्म के रिसोर्सेज को यूज किया। अगर तो ये सिचुएशन होती, क्वेश्चन में इसका जिक्र करता, फिर हम कहते हैं अब प्रॉफिट में हिस्सेदार है बाकी। क्यों भला? क्योंकि फर्म के रिसोर्सेज को सिर्फ फर्म के लिए यूज किया, उसने फर्म की प्रेमिसेस को अपने पर्सनल बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया। ठीक है, लेकिन वो बड़ी डिटेल बात है। यहाँ पे मेन कंसेप्ट क्या होगा? पार्टनर दूसरे बिजनेस में एंगेज हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी, क्वेश्चन 5 क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट, सेवन। दो पार्ट्स है इसके। पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट, ये दोनों पार्ट्स की रिक्वायरमेंट अलग-अलग है ना। पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट,
गिव योर व्यूज ऑन द अबव सिचुएशन बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अपने व्यूज दी। ये तो पता चल गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा कंसेप्ट है ये पता नहीं चला। कैसे पता चलेगा? रिक्वायरमेंट को इंफॉर्मेशन पढ़ के। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए डाइड, however B and C continued the business without settling the accounts of the deceased partner। बिजनेस कंटिन्यू किया। अब मेरे जहन में एक कंसेप्ट आ रहा है पार्टनर बाय स्टॉपल का, और एक कंसेप्ट आ रहा है शेयर का 6% और प्रॉफिट वाला। अब आगे कहानी मेरे ख्याल इन दोनों में से किसी साइड पे लेके जाएगा। ऐसे है ना, पार्टनर की डेथ हो जाए, बिजनेस चलता रहे, पार्टनर बाय स्टॉपल वाला भी क्रिएट हो सकता है कंसेप्ट, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। एक ही सिचुएशन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक पार्टनर बाय स्टॉपल वाला भी और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला भी। ए शेयर ऑन द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू रुपीज 1.2 मिलियन। आफ्टर 2 year accounts were settled and the amount of rupees 1.2 million was paid to the legal heirs। क्या सिर्फ 1.2 मिलियन पे होना चाहिए था? भाई 2 साल उसका कैपिटल इस्तेमाल किया, उसका कुछ ना कुछ तो देना है ना मजीद। फिर क्या हुआ? लीगल हेयर्स हैव नाउ फाइल्ड ए सूट क्लेमिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द 2 year अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख। He denies such share as A had ceased to be a partner from the date of his death। वो कहता है जी वो तो पार्टनर है ही नहीं। गिव योर व्यूज, क्या होगा? पहले लीगल प्रोविजन लिख देंगे, जब पार्टनर की डेथ होती है लीगल हेयर्स का राइट क्या होता है? दो में से कोई एक ऑप्शन चूज करें, या तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ये डिसीजन या चॉइस किसकी है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस है। तो इसीलिए क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जस्टिफाइड हैं क्लेम करने में? बिल्कुल जस्टिफाइड। वो इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हैं इंटरेस्ट भी करते हैं, प्रॉफिट क्लेम करना चाहें प्रॉफिट भी कर सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब पार्ट बी की तरफ। जी जी, प्रोपोर्शनेट, हाँ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो फिक्स, वो क्योंकि पूरा कैपिटल है तो जो उसका डेथ से पहले जितना शेयर होता था उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे अगर डेथ से पहले उससे 40% शेयर मिला करता था, तो अब चूंकि पूरे का पूरा ही कैपिटल आउटसाइड है तो उससे बाद में भी 40% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, अगर वो कहते कि जी 1.2 मिलियन है, आधा पे कर दिया है और 0.6 मिलियन पेंडिंग है, अब प्रोपोर्शनेट शेयर कितना होता? अब 40% ना होता, क्योंकि 40% पूरे कैपिटल पे था, अब आधा कैपिटल रह गया, आधा वापस कर दिया, अब प्रोपोर्शनेट शेयर कितना होगा? 20%, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है जी। लॉस हुआ तो उस हिसाब से कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट वाली ऑप्शन शेयर करते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों है। इंटरेस्ट वाली ऑप्शन है तो वो सिक्योर है, लेकिन वो उसमें सूद आ जाएगा। ऑप्शन बहरहाल लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने डिसाइड करनी है, रिमेनिंग पार्टनर ने नहीं। B, A borrowed rupees 50,000 from B by giving a promissory note in his individual capacity। promissory note को अंडरलाइन करें और इंडिविजुअल कैपेसिटी को अंडरलाइन करें। promissory note का मतलब क्या? I promise to pay you 10,000। promissory note क्या होता है? 10,000। जब किसी पर्सन से को हम उधार देते हैं ना, तो पुराने जमाने, अब तो तरीकाकार क्या, अब जरा ज्यादा बेहतर तरीका आ गया है, दुनिया में इजाद हो गया। क्या? किसी को उधार दें, उसे चेक ले लें 10,000 का। किसी को 10,000 का उधार लें तो चेक ले लें, कितने का? 10,000 का। ये लंबी चौड़ी लिखत पढ़त ना करें, एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चेक ले लें वो भी चलेगा। अगर बंदा पे नहीं करता, बैंक प्रेजेंट करे, डिसऑनर होगा, उसके खिलाफ केस, 3 साल की कैद। तो चेक, लेकिन पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, वो उससे प्रोमिसरी नोट लिखवा लेते थे कि भाई मुझे लिख के दो कि आपने मुझे 10,000 लिया है और आप 1 महीने के बाद 10,000 वापस करोगे। इसको क्या कहा जाता था? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी, इसके बारे में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये प्रोमिसरी नोट, लेकिन इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है? वो उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लिया, यानी अपने जाती नाम से, फर्म के नाम से लोन नहीं लिया। किस नाम से लिया? जाती नाम। तो जब वो अपना जाती नाम यूज कर रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है? इसको पर्सनल ट्रीट करना है उसने थर्ड पार्टी के हिसाब से, कि फर्म के बिहाफ पे।
क्या ये फर्म के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से प्रॉमिसरी नोट्स लिख रहा है, पैसे ले रहा है? कि पर्सनल, पर फर्म के बिहाफ पे नहीं। क्या इस प्रॉमिसरी नोट पे फर्म लायबल है पे करने के लिए? क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि पर्सनल नेम से ले रहा है, उसकी इंटेंशन पता चल रही है, पर्सनल है। फिर उसने क्या किया? ही यूज द प्रोसीड्स ऑफ द नोट इन द पार्टनरशिप। हाँ, इसके जो पैसे आए थे वो उसने फर्म में यूज किए, लेकिन अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक सही एक गलत। पहला रास्ता क्या है? हम इसको ऐसे ट्रीट करें जैसे फर्म ने 50,000 लोन लिया है डायरेक्ट थर्ड पार्टी से। दूसरा रास्ता क्या है लीगली, कि हम इसको ऐसे ट्रीट करें कि पार्टनर ने लोन लिया है थर्ड पार्टी से और फिर कैपिटल ऐड किया है पार्टनरशिप में। यानी इस सूरत में पार्टनरशिप बिजनेस का थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं। बताइए कौन सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है? सही है, दूसरे वाला, शाबाश। सिर्फ इस इंडिविजुअल कैपेसिटी की वजह से, अगर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी ना, इसकी बजाय फर्म नेम लिखा होता ना, फिर हम कहते हैं ये पार्टनर ने फर्म के लिए लोन लिया है, और ट्रेडिंग बिजनेस में ले सकते हैं पार्टनर लोन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? वाइल ए हैड गोन अब्रॉड फॉर मेडिकल रीजन, बी सूड द पार्टनरशिप एज द प्रॉमिसरी नोट बिकेम ओवरड्यू। बी ने पार्टनरशिप के खिलाफ एक्शन लिया, ए फॉरेन टूर पे निकल गया। बी ने पार्टनरशिप के खिलाफ केस फाइल किया कि मुझे पैसे दीजिए, पैसे आपके पास आए हैं। विद रेफरेंस टू बोथ द पार्टनरशिप एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एक्सप्लेन फर्म इज लायबल टू पे द अमाउंट। फर्म क्यों लायबल नहीं है अमाउंट पे करने के लिए? पर्सनली लोन लिया, क्योंकि उसने फर्म के नाम पे नहीं, पर्सनल, वो पर्सनल लायबिलिटी है उसकी। ठीक है। Would it make any difference if A had informed B that the borrowing was being made for the purpose of the firm? क्या अगर वो A कह देता कि फर्म के लिए लोन ले रहा हूं, फिर उस सूरत में चूंकि फर्म इंटेंशन ये होती कि फर्म का नाम यूज किया जाए, फर्म का नाम यूज हो जाता। अगर लोन लेते हुए फर्म का नाम यूज कर लेता वो कि फर्म के लिए लोन ले रहा हूं, फिर फर्म लायबल होती है। क्लियर? नहीं समझ आ रही? इस केस स्टडी में सबसे अहम लफ्ज क्या था भला? इंडिविजुअल कैपेसिटी। जिससे हमें पता चला उसने फर्म का नाम यूज नहीं किया, इंडिविजुअल अपना पर्सनल नाम यूज किया है, उसकी इंटेंशन है कि पर्सनली लायबल होगा। जी वी क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? चैप्टर 30, अब ये भी पार्टनरशिप का ही है। क्वेश्चन 4 पे आ जाए। जिस लफ्ज को मैं कहता हूं अंडरलाइन करना है, कर रहे हैं ना? यस सर। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930 डिस्कस वेदर असलम वुड बी लायबल टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट टू महमूद। क्या असलम अमाउंट पे करने के लिए लायबल है? अब इसमें मुझे तो एक ही लफ्ज अहम नजर आ रहा है सबसे, पार्टनरशिप एक्ट। बाकी असलम कौन है, महमूद कौन है, पैसों का क्या लेना देना है, ये कुछ नहीं पता। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को पढ़ के। इबाद engaged in the fishing business has a good relationship with Aslam, who is a seasoned and well known banker. कौन? असलम बैंकर है। इबाद representing Aslam as his partner asked Mahmood for the supply of fishing trawler for expansion of his fleet of vessels. इबाद ने असलम को, मशहूर बैंकर था, कहा ये मेरा पार्टनर है, ये समझिए, ये जो असलम है, असलम ना समझे, इनको समझे ये शौकत तरीन साहब है ना? असलम को तो कोई नहीं जानता ना, शौकत तरीन साहब को जानता। तो इबाद ने कहा ये शौकत तरीन साहब मशहूर बैंक, या इसहाक डार साहब है, मशहूर बैंकर हैं, मशहूर है। अच्छा, महमूद, और महमूद से कहा ऑन द रिप्रेजेंटेशन, अच्छा के ये मेरे पार्टनर है, आप मुझे ट्रॉलर सप्लाई कीजिए। ठीक है, फॉर द सप्लाई ऑफ फिशिंग ट्रॉलर। महमूद ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इबाद सोल्ड द ट्रॉलर टू इबाद ऑन क्रेडिट। महमूद ने इबाद को उधार दे दिया, इबाद को ये ट्रैक्टर उधार दे दिया। क्यों? इबाद को तो जानता नहीं था महमूद, लेकिन वो शौकत तरीन को तो जानता था। ठीक है, असलम को तो जानता। सब्सिक्वेंटली इबाद डिफॉल्टेड इन मेकिंग पेमेंट एंड महमूद फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट असलम फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट।
क्या असलम पे पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई होगा? पढ़ के बताइए, अप्लाई हो कि नहीं पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट? ये डिपेंड करता है कि असलम के नॉलेज में ये रिप्रेजेंटेशन थी कि नहीं थी। अगर तो असलम को पता था कि उसे पार्टनर रिप्रेजेंट किया जा रहा है और वो साइलेंट रहा तो पार्टनर बाय स्टॉपल है और वो लायबल है। लेकिन अगर असलम को पता ही नहीं कि दुनिया में कौन कहां पे बैठ के उसके बारे में क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके नॉलेज में नहीं है, तो फिर उस सूरत में असलम लायबल नहीं है। पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट तभी अप्लाई होता है ना जब वो पार्टी जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है पार्टनर मौजूद हो, उसके नॉलेज में हो। भाई क्लियर? अगर कोई पार्टनर कह रहा है, कोई एक पर्सन किसी बैंक को कह रहा है कि मैं किसी फर्म में पार्टनर हूं, फर्म को पता ही नहीं है, क्या फर्म लायबल होगी? ठीक है जी। तो क्वेश्चन 4 में पार्टनर बाय स्टॉपल का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता अगर असलम के नॉलेज में ये बात नहीं है। अगर नॉलेज में है तो फिर अप्लाई होगा। 4 के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जी 6, सईद मुना एंड बुरहान। Under the provisions of Partnership Act 1932, discuss whether Laila would be regarded as a partner in the firm with effect from date of her notice, that is 20 April 2020. Also describe Laila's liability with respect to firm's debts once she becomes a partner. अब ये पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है और लैला कोई कैरेक्टर है इसमें जिसके बारे में हमने डिसाइड करना है पार्टनर है कि नहीं, और लायबिलिटी के बारे में। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, कहता है सईद मुना एंड बुरहान आर एंगेज इन पार्टनरशिप और 26 मार्च 2019 दे एडमिटेड लाइला ऑन हर 17th बर्थडे टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये 17th बर्थडे के जरिए क्या बताना चाह रहा है? लैला माइनर है और 26 मार्च को 17 साल की है। बेनिफिट लैला मुनाज, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? नीस, नीस बोलते हैं इसको, नीस। मुनाज भतीजी को कहते हैं, भांजी को कहते हैं, चले जो भी है उसके रिश्तेदार थी। लैला रिश्तेदार है मुना की। ऑन 20 अप्रैल 2000 लैला बिकेम अवेयर ऑफ हर एडमिटेंस टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो 6 महीने कब से शुरू होंगे? जब वो 18 साल की हुई, यानी 26 मार्च 2020 से, या जब उसे पता चला 20 अप्रैल 2020 से। ये 18 साल की कब हुई भला? 26 मार्च 2020 को, क्योंकि अगर उसकी 26 मार्च 2019 को 17वीं सालगिरह है तो 18वीं कब आएगी? 26 मार्च 2020। तो 26 मार्च 2020 को वो मेजर हुई और 20 अप्रैल 2020 को पता चला, तो विच एवर इज लेटर क्या है? 20 अप्रैल 2020 ऑन। तो इसके बाद अब उसके पास वेटिंग टाइम शुरू हो गया। 20 अप्रैल 2020 से इसका वेट टाइम स्टार्ट हो गया, 6 मंथ वाला। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज शी इमीडिएटली गिव नोटिस टू सईद मुना एंड बुरहान दैट शी इंटेंड्स टू बी देयर पार्टनर। जैसे ही उसे पता चला उसने फौरन कह दिया। तो अब बताइए 6 महीने बाद पार्टनर समझी जाए कि नोटिस की डेट से? उसी वक्त से। ठीक है। तो डिस्कस वेदर लैला वुड बी रिगार्डेड अ पार्टनर इन द फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस दैट 20 अप्रैल 2020। यस, क्योंकि उसने नोटिस दे दिया, तो जिस दिन अगर नोटिस दे दिया ना, तो जिस दिन नोटिस दिया उसी दिन से पार्टनर का स्टेटस स्टार्ट। लैला की लायबिलिटी क्या होगी डेट्स के बारे में? वो डेट्स के लिए उस फुली लायबल है, पर्सनल लायबल है। कब से? नोटिस की डेट से, जब 18 साल की हुई तब से, या एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स। चूंकि डेट लिखी हुई है इसलिए हम सोल्यूशन में भी डेट लिखेंगे कि वो 20 मार्च 2019 से ऑनवर्ड जो फर्म के जितने भी डेट्स हैं उनके लिए लायबल है। क्या लैला पार्टनर है? यस, पार्टनर है, क्योंकि नोटिस दे दिया। कौन से डेट्स के लिए लायबल है?
ऑल डेट सिंस द डेट ऑफ डेट क्या है 26 मार्च 2019। क्लियर जी। 6 लास्ट क्वेश्चन 15, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। Kadir and Javed are partners in the confectionery business. They admitted Hassan, a minor son of their deceased friend, to the benefits of partnership. State the procedure that should be followed by Hassan on attaining majority. जब हसन मेजर होगा तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? 6 महीने का टाइम हसन ने डिसाइड करना है वेदर टू और नॉट टू बिकम पार्टनर, और जो भी उसका डिसीजन है उसको नोटिस इशू करना है। ठीक है, पब्लिक नोटिस इशू करेगा और पार्टनर को नोटिस देगा किस चीज का? पार्टनर बनने का। ठीक है, और जब वो पार्टनर नोटिस इशू कर देगा उस दिन से अगर वो पार्टनर है तो उसे फर्म में पार्टनर समझा जाएगा, और अगर वो पार्टनर नहीं है, डिसाइड करता है पार्टनर नहीं बनना। क्या पार्टनर बनने के लिए बाकी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है? अब नहीं जरूरी। क्यों बोला? क्योंकि उनकी कंसेंट उस वक्त ले ली गई थी जब माइनर को एडमिट किया गया था। सेकंड, व्हाट वुड बी राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ हसन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इफ ही डिसाइड्स टू बिकम ए पार्टनर? तो फिर वो राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होगी? फर्म के सारे डेट्स के लिए लायबल होगा फर्म के सारे डेट्स के लिए लायबल होगा, फ्रॉम द डेट ही वाज एडमिटेड इनटू बेनिफिट। और शेयर, उसका जो शेयर होगा वो वही होगा प्रॉफिट में और प्रॉपर्टी में जो एज माइनर था। और लायबिलिटी क्या होगी उसकी? पर्सनली लायबल होगा फॉर ऑल डेट्स डेट ऑफ बीइंग एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। इफ इट डिसाइड्स नॉट टू बिकम ए पार्टनर, तो फिर वो डेट्स के लिए लायबल नहीं है। तो पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाएगा फ्रॉम द, और जो उसका शेयर है प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में वो उसको रिसीव करने के लिए हकदार है। उसकी लायबिलिटी क्या है? नो लायबिलिटी। जब नोटिफाई कर दिया उसके बाद कोई लायबिलिटी नहीं है, ना अनलिमिटेड ना लिमिटेड, और वो पार्टनर का सू भी कर सकता है अपना शेयर हासिल करने के लिए, भी उसका राइट है। इफ पढ़ा था ना राइट, इफ ही डिस्कनेक्ट्स हिमसेल्फ। बी, कदीर एंड जावेद सोल्ड देयर कन्फेक्शनरी बिजनेस अलोंग विद गुडविल। बिजनेस बेच दिया गुडविल के साथ टू असेस स्वीट्स। दे आल्सो एग्रीड टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। तो क्या ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन है? क्या ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल वैलिड रिस्ट्रिक्शन। आफ्टर 1 year of the sale, Kadir started a similar business on the ground that agreements in state of trade are void। इन केस ऑफ कदीर ने सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसने कहा एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड तो वाइड है, लेकिन उसे ये नहीं पता, एक्सेप्शन पढ़ी नहीं उसने, क्योंकि एक सेल ऑफ गुडविल के केस में ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड होती है। डिस्क्राइब द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1930, एक्सप्लेन वेदर कदीर इज जस्टिफाइड इन हिज कंटेंशन। क्या कदीर सही बोल रहा है? कदीर सही नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? ये पार्टनरशिप का सवाल नहीं है, सही कर लिया, लेकिन अगर नहीं है तो क्या छोड़ दें? प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ना। ये सेल ऑफ गुड एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन है। कदीर जस्टिफाइड है क्या कि भाई तो एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड क्या वाइड नहीं होते? अच्छा, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड नहीं होते? होते हैं। तो ये एग्रीमेंट वाइड है कि वैलिड है? ये वाइड है। ये ले, ये हाल है, ये लॉ पास करने के बाद ये एक्सेप्शन है। सेल ऑफ गुडविल एक्सेप्शन होती है। क्लियर जी? इसमें वो भी था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल लोकेलिटी, पीरियड। तो 3 साल रीजनेबल पीरियड होता है क्या? यस सर 3 साल। ये हैं जी हमारे क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, अच्छा असाइनमेंट आपको मिल गई है ना? असाइनमेंट आपने कोशिश करना डेली करें, और जितने एक क्वेश्चन, एक चैप्टर का 1 से ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में ना करें, ताकि आपके मल्टीपल डेज में मल्टीपल टॉपिक्स रिवाइज हो सके। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।